वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख नदियों का अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी बड़ा अध्याय है जिसके कारण इसको 2-3 भागों में बांटा गया है। भारत के नदी तंत्र या अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे तो इसको सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। एक है हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। चलिए इसी का विस्तृत रूप में अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हिमालयी अपवाह तंत्र। भारत के नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र का अर्थ है जो नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। तो ये 3 प्रमुख अपवाह तंत्र हैं जिनके कई सहायक नदियां हैं। तो हिमालयी अपवाह तंत्र की पहले प्रमुख अपवाह तंत्र है सिंधु अपवाह तंत्र या सिंधु नदी तंत्र। इनकी प्रमुख नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसमें एक और नदी थी वो विलुप्त हो गई, सरस्वती, इसीलिए इस क्षेत्र को सप्त सैंधव का क्षेत्र भी कहा जाता था। तो सिंधु अपवाह तंत्र में इस समय 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। इनका अध्ययन हम करेंगे। गंगा अपवाह तंत्र, ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा अपवाह तंत्र में लगभग 2552 किलोमीटर गंगा का अपवाह तंत्र है, जिसमें इसका 2000 कुछ किलोमीटर भारत में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना, कोसी, सोन, गोमती, गंडक, घाघरा, दामोदर और रामगंगा हैं। गंगा अपवाह तंत्र में इनकी गंगा और इसकी सहायक नदियों का अध्ययन हम करेंगे कि कब गंगा बनती हैं। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब वहीं से इनकी धारा गंगा कहलाती है। कैसे फरक्का बांध पे ये हुगली के नाम से कलकत्ता की तरफ मुड़ जाती हैं और पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। फिर वही पद्मा आगे चल के मेघना में परिवर्तित हो जाती है और उसी मेघना के नाम से ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो गंगा अपवाह तंत्र में इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, बहुत महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली। ब्रह्मपुत्र ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। जब अरुणाचल में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। तो जब ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे तो इसके नामों को पूरा और इसमें सहायक नदियों का पूरा अध्ययन किया जाएगा। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है जो नदी एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, दूसरा है जो नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो माही, नर्मदा, ताप्ती 3 नदी ऐसी हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं और ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा, माही, ताप्ती ये अरब सागर, ये प्रश्न बहुत बनते हैं कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो माही, नर्मदा, ताप्ती ये क्या करती है, तीनों नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी, प्रश्न बहुत आता है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी का अर्थ है भ्रंश घाटी। दो पहाड़ियों के बीच जो भ्रंश होता है, हिस्सा होता है, उसमें कौन कौन सी नदी बहती है। तो उसमें आपका नर्मदा और ताप्ती है जो ये भ्रंश घाटी में बहती है। इससे प्रश्न बहुत बार आ चुका है।
चलिए, हिमालयी अपवाह तंत्र में हम जो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये, और इससे प्रश्न बहुत बनता है। क्या प्रश्न बनता है? पहला प्रश्न ये बनता है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर में है। दूसरा प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर लेह, भारत का एकमात्र लेह शहर जो दाएं तट पे स्थित है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर है जो तिब्बत में है। इसमें ये भारत के ऊपरी हिस्से से बहती है। सिंधु नदी पर एकमात्र शहर लेह शहर स्थित है जो इसके दाएं तट पे। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। दूसरी प्रमुख नदी, ये क्रम में है, आप क्रम पूछा जाता है इसलिए आपको क्रम बताएंगे। दूसरी जो नदी है झेलम, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है, और ये जम्मू कश्मीर के वेरी नाग झील से निकली है। और झेलम जो है चेनाब में, पाकिस्तान के झंग में आके चेनाब में मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। चेनाब का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। इसका उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा। ये इसमें जो है झेलम झंग के पास आके मिल जाती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि झेलम जो है चेनाब में कहाँ मिलती है? तो पाकिस्तान के झंग के पास आके मिल जाती हैं। झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हिमाचल के बारालाचा से, चेनाब का उद्गम कहाँ है? तो हिमालय के बारालाचा से। झेलम का उद्गम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के वेरी नाग झील से। एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है श्रीनगर। ये झेलम के छाड़न पर बसा हुआ है, जिसको गोखुर भी बोलते हैं, गाय के खुर के समान। उसको झेलम छोड़ देती हैं। पहले ये घूम के बहती थी, फिर सीधे बहने लगती हैं, तो जो क्षेत्र छूट जाता है उसी पर श्रीनगर बसा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि झेलम के गोखुर या छाड़न पे ही श्रीनगर बसा हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है रावी। रावी, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है। रावी चेनाब में झंग के पास आके मिल जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि झेलम, चेनाब, रावी, ये तीनों नदियां पाकिस्तान में जाके मिलती हैं आपस में, भारत में नहीं मिलती। परंतु ब्यास एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में है और इसका मिलन भी भारत में है। तो ब्यास का उद्गम कहाँ है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से निकलती हैं और पंजाब के हरिके बैराज में सतलज से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि कौन सा नदी जो भारत में मिलती है? तो उसमें सिंधु दे देगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इस तरह से, या झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इस तरह से नामों को देता है। तो सिर्फ ब्यास ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में है और संगम भी भारत में है। उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और संगम हरिके बैराज पंजाब। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। इसकी सबसे अंतिम महत्वपूर्ण नदी है सतलज। सतलज ये भी मानसरोवर के पास राकसताल झील से निकलती है। कहीं कहीं पे राकसताल प्रश्न में आता है, कहीं कहीं पे मानसरोवर आता है, तो दोनों सही है। मानसरोवर से पास ही राकसताल झील है, वहाँ से इसका उद्गम है। और ये हिमाचल के सिपलिका दर्रा से भारत में प्रवेश करती हैं।
और हरीके बैराज में यहाँ पर आकर ब्यास नदी मिल जाती है। ये नदी, पांचों नदियाँ बहावलपुर जो पाकिस्तान का प्रांत है, स्थान है, वहाँ पर आकर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज मिल जाती हैं। यहाँ से ये पंचनद के नाम से जानी जाती हैं और यही पंचनद जो है बहावलपुर में ही सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी कराची में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ से कई प्रश्न उठते हैं। पहला, क्रम पूछेगा, उत्तर से नदियों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे उत्तरी नदी सिंधु है, दूसरी नदी झेलम है, तीसरी नदी चिनाब है, चौथी नदी रावी है, पांचवी ब्यास और छठी सतलज। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर सिंधु है, सबसे नीचे सतलज है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्यास का उद्गम और संगम दोनों भारत में ही है, तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उद्गम का स्थल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार बनता है। तो सिंध और सतलज दो नदी ऐसी हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है। इनका उद्गम कैलाश मानसरोवर में है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। ये 3 देशों में बहती हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान में। उद्गम स्थल दोनों सिंध और सतलज का मानसरोवर या उसके पास राकस्ताल झील है। मानसरोवर से एक और बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है। जब हम ब्रह्मपुत्र तंत्र पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र भी हिमालय के मानसरोवर से ही निकलती है। तो मानसरोवर से 2 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु और सतलज। वेरीनाग झील से, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है झेलम। उसके बाद 3 नदियां हिमाचल से निकलती हैं, जिसमें चिनाब नदी 2 नदियों के संगम से बनती है, चंद्र और भागा। ये हिमाचल के बारालाचा दर्रा से निकलती है, इसीलिए चिनाब को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। और 2 नदियों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। कौन कौन है? रावी और ब्यास। दोनों नदियों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। तो इनका आप क्रम याद कर लीजिए, इनके मिलन के स्थान को याद कर लीजिए। ये देखिए कि लेह सिंधु नदी के किस तट पे है? तो दाएं तट पे है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। चलिए इनके बारे में अब थोड़ा सा विस्तृत रखते हैं। सिंधु नदी, इसका उद्गम कैलाश मानसरोवर में है। ये 3 राज्यों में बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु की एक सहायक नदी है शोक नदी, जिसको मध्य एशिया में यारकंडी तथा काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु नदी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न एक आ चुका है कि किस नदी को मृत्यु नदी के नाम से जाना जाता है? वो है शोक नदी। ये सिंधु की एक सहायक नदी है। दूसरी प्रमुख नदी है झेलम, क्रम में है ऊपर के। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील में है। यह पाकिस्तान के झंग में चिनाब नदी में मिलती है। प्रश्न बहुत बार आया है कि सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, तो चिनाब नदी है। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है चिनाब, जिसका प्राचीन नाम आस्किन भी है। इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। इसका उद्गम हिमाचल के बारालाचा दर्रा से होता है। ये चंद्र और भागा 2 नदियों से मिलकर बनती हैं, इसीलिए इसको चंद्रभागा भी कहा गया है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। पाकिस्तान के झंग में झेलम का चिनाब में संगम होता है, फिर यहाँ से चिनाब आगे बढ़ती है। इसके बाद दूसरी प्रमुख नदी है रावी। रावी का प्राचीन नाम परसुली है और इसका उद्गम जो है हिमाचल के रोहतांग दर्रा है। रावी और ब्यास दोनों का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा है। यह भी पाकिस्तान के झंग में चिनाब नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी, इसका प्राचीन नाम बिपाशा है। इसका उद्गम हिमाचल के रोहतांग दर्रे में है। यह भारत से निकलती है और भारत में ही हरीके बैराज में सतलज नदी में मिल जाती है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा।
कौन सी नदी भारत में निकलती है और भारत में ही उसका संगम हो जाता है, तो है ब्यास नदी। यही हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा नहर निकली हुई है, जिससे पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये प्रांत लाभान्वित है। सतलज नदी, इसका प्राचीन नाम शत्रुधि है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के पास राकसताल, राकसताल को लांगचेन खंबाब भी, वहाँ का लोकल नाम जो है लांगचेन खंबाब भी कहा जाता है। ये भी चीन, भारत, पाकिस्तान में बहती है। हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये रोपड़ में एक महाखड्ड का से निकलती है। तिब्बत के पठार से नदियों का उद्गम, देखिए तिब्बत का पठार से 9 प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम होता है। कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये हमारे हिमालय जो अपवाह तंत्र हैं, इसमें सिंधु तंत्र है और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं। यांगसी, क्यांग, जियांग, वांगहो, पीत या पीली नदी, इरावदी नदी और मेकांग नदी, ये 9 नदियां जो हैं तिब्बत के पठार से निकलती हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंधु जल संधि, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां पूरी हैं 6, इनको बंटवारा किया गया 1960 में। इसमें विश्व बैंक जो है इसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ये भी प्रश्न बनता है कि सिंधु जल संधि कब हुई, तो 1960 ईस्वी में हुई। इसमें मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई, तो विश्व बैंक ने। इसमें 3 पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी, सतलज, इनका नियंत्रण भारत को दिया गया और 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब, झेलम, इनका नियंत्रण जो है पाकिस्तान को दिया गया। भारत इस नदी प्रक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है, ये बाध्यता दी गई। जब हमारा पाकिस्तान से विवाद चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से कहा कि भाई हम आप सिंधु जल संधि को नहीं मानेंगे, तो पाकिस्तान में दिक्कत हुई, क्योंकि भारत जो ये नदियों के पानी को बहुत कम प्रयोग करता है। अब देखते हैं ये नदियों पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। सिंधु नदी पे इसमें एकमात्र शहर जो भारत का बसा हुआ है लेह सिंधु के दाएं तट पे बसा हुआ है। और पाकिस्तान के कुछ प्रमुख शहर हैं सफूर, हैदराबाद, डेरागाजी खान और डेरा इस्माइल खान। ये प्रमुख शहर हैं जो पाकिस्तान के जो सिंधु नदी पे बसे हुए हैं। सतलज नदी, लुधियाना जो शहर है ये भारत का, ये सतलज नदी पे बसा हुआ है। अब बहावलपुर पाकिस्तान, ये भी सतलज नदी पे बसा हुआ है। झेलम पे श्रीनगर है, जैसा कि हमने बताया कि झेलम के गोखुर से या छारण पे श्रीनगर बसा हुआ है। रावी हिमाचल प्रदेश का चंबा और लाहौर दोनों रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ब्यास पे मंडी, जो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख शहर है मंडी, ये ब्यास नदी पर बसा हुआ है। प्रमुख नगर आप ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। प्रमुख परियोजना, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्या क्या प्रमुख परियोजनाएं सिंधु नदी तंत्र में भारत में कौन कौन सी प्रमुख परियोजना चल रही है, इस सुमेलित करने के लिए जरूर आता है। तो सतलज नदी, भाखड़ा नांगल, नाथपा झाकरी 2 प्रमुख बांध हैं जो सतलज नदी पे हैं। भाखड़ा नांगल बांध ये पंजाब में है और नाथपा झाकरी बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा कि 2 प्रमुख बांध जो है सतलज नदी पे, भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी। भाखड़ा नांगल ये पंजाब में और नाथपा झाकरी ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से प्रश्न बनता है झेलम नदी पे एक उरी परियोजना है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला में। इसका नाम है उरी एक डिस्ट्रिक्ट है, उरी एक स्थान है जहाँ पर ये आतंकवादी हमला हुआ था
तो झेलम नदी वहाँ पर बहती है, तो उसी पे उरी स्थान के नाम पे उसके नाम रखा गया। उरी परियोजना ये जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला में है, ये झेलम नदी पे है। झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा परियोजना चल रही है। किशनगंगा कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना चल रही है। बुलर झील पर बांध बांधने का इसे बुलर बैराज भी कहा जाता है। तुलबुल परियोजना जो है ये बुलर झील, डल और बुलर झील दो झील हम जानते हैं, इनमें एक जो झेलम नदी है ये बुलर झील से होकर बहती, इसमें बांध बांधने का इसको बुलर बैराज भी कहा जाता है। तो झेलम नदी पर 3 परियोजना हो गई, उरी, किशनगंगा और तुलबुल। चिनाव नदी, चिनाव पे 3 प्रमुख परियोजना हैं, बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। रावी नदी पर प्रमुख परियोजना है थीन बांध, ये पंजाब के पठानकोट जिला में है। और चमेरा परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है। और ब्यास नदी पर पोंग बांध ये हिमाचल प्रदेश में है। देखिए ये जो प्रमुख परियोजनाएं हैं इनको जरूर ध्यान दीजिएगा कि 3 परियोजना चिनाव पे है, बगलिहार, सलाल, दुल्हस्ती, और 3 जो हैं झेलम पे हैं, उरी, किशनगंगा और तुलबुल। ये हमेशा प्रश्न बनते हैं, ये हमेशा दिक्कत करते हैं, तो इन परियोजना को जरूर याद करिएगा। अब अगले भाग में हम गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और दक्षिण भारत के प्रायद्वीप अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।